नमस्कार। आज का हमारा विषय है इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के राजस्व प्रतिरूप। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी व्यवसाय के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण योगदान है। कभी भी हम व्यवसाय की बात करते हैं तो हमारा एक मूल ध्येय होता है उसके लिए लाभ अर्जित करना, और लाभ के लिए राजस्व का होना अति आवश्यक है। आज हम बात करेंगे ई व्यवसाय से जुड़े विभिन्न राजस्व प्रतिरूपों की, विभिन्न मॉडलों की, जिनके द्वारा कोई भी ई व्यवसाय राजस्व अर्जित कर सकता है। ई कॉमर्स के राजस्व मॉडल में आमतौर पर ई कॉमर्स को वर्गीकृत करने के रूप में माना जाता है, क्योंकि राजस्व कंपनी द्वारा अपने उत्पादों या सेवा को जोड़कर अपने ग्राहकों से व्यापार करने के बाद प्राप्त होने वाली कुल राशि को दर्शाता है। ऐसे कई विकल्प हैं जहां से हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय विज्ञापन के द्वारा, संबंध विपणन के द्वारा, सदस्यता के द्वारा या कई अन्य तरीकों से राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। उद्योग कभी भी राजस्व उत्पन्न करने के लिए किसी भी नए तरीके को अपनाने के लिए प्रतिबंधित नहीं है। हालांकि हम दृष्टिकोण से संबंधित बदलावों में बुनियादी 5 ई कॉमर्स राजस्व मॉडलों की व्याख्या करते हैं, लेकिन अनेकों नए मॉडल विभिन्न ई व्यवसायियों ने नए तरीके से परिभाषित किए हैं। अगर हम मूल रूप से देखें तो 5 प्रतिरूप हमारे सामने हैं। सबसे पहला है विज्ञापन राजस्व मॉडल, ऐसा राजस्व मॉडल जो विज्ञापनों पर आधारित है। दूसरा है सदस्यता राजस्व मॉडल, यह वो राजस्व प्रतिरूप है जो सदस्यता से संबंधित है। तीसरा है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन फी मॉडल, यानी कि लेन देन के शुल्क से संबंधित राजस्व प्रतिरूप। चौथा है सेल्स रेवेन्यू मॉडल, यानी कि बिक्री से संबंधित राजस्व प्रतिरूप। इसके बाद एक नया मॉडल जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में है वो है एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल या संबंध राजस्व प्रतिरूप। तो इन सब प्रतिरूपों की मूल रूप से आज के इस अध्याय में हम व्याख्या करेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त कई ऐसे राजस्व प्रतिरूप हैं जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय अपने साथ लेकर आए हैं, वह इन पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं विज्ञापन राजस्व मॉडल की। यह वो मॉडल है जो विज्ञापनों पर आधारित होता है। आमतौर पर विज्ञापन दाताओं से एक प्रसिद्ध ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में अपने विज्ञापन डालने के लिए हमेशा कमीशन लिया जाता है। विज्ञापन राजस्व मॉडल के लिए वर्गीकृत व्यवसाय के लिए यह एक परंपरागत सिद्धांत का पालन करता है और भारी ट्रैफिक का लाभ उठाने के लिए नियमित रूप से चुने हुए प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने, विज्ञापन देखने और वास्तविक साइट पर काम करने के लिए अनेक ग्राहक आते हैं, और इन ग्राहकों को मूल रूप से यहाँ पे टारगेट किया जाता है। यह व्यवसाय को बढ़ाने के अनेक तरीकों से संबंधित हो सकता है और भुगतान एक निश्चित कमीशन के आधार पर होस्टिंग प्लेटफॉर्म द्वारा लिया जाता है, या व्यापार के लिए प्रेरित यातायात घनत्व पर भी इसका निर्णय लिया जा सकता है। विज्ञापन राजस्व मॉडल का अनुसरण करने वाला व्यवसाय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्व अर्जित करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका प्रस्तुत करता है, और विज्ञापन लगाने के पारंपरिक तरीकों में आमतौर पर प्रदर्शन और विपणन शामिल होता है, जिसमें एक सुपर बैनर, वॉलपेपर, गगनचुम्बी इमारत या आयताकार विज्ञापन शामिल होते हैं। इनका भुगतान उस ट्रैफिक के अनुसार किया जाता है जो प्लेटफॉर्म से विज्ञापनों के माध्यम से संचालित होता है। सामान्य आय संरचना कॉस्ट प्रति क्लिक यानी कि सीपीसी या कॉस्ट प्रति एक्शन सीपीए के माध्यम से उठाए गए चालानों पर आधारित होता है। नियमित प्रदर्शन
विपणन रणनीतियों के अलावा कई तरीके से किया जा सकता है। इन सब का उद्देश्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आने वाले ट्रैफिक को उस पते पर पुनर्निर्देशित करना है जहां से ये विज्ञापन जुड़े होते हैं। सहबद्ध विपणन और खोज इंजन विपणन इसके दूसरे तरीके हैं। गूगल एडवर्ड्स और एडसेंस सबसे ट्रेडिंग और विश्वसनीय विकल्पों में आज हम अपने सामने देखते हैं। अपने विज्ञापनों को गूगल खोज इंजन के माध्यम से रखने की अनुमति देते हैं, जिससे आप संबंधित खोज शब्दों के साथ खोजे जाने पर अपनी व्यावसायिक वेबसाइट को खोज परिणामों शीर्षता ला सकते हैं। इसी तरह प्लेटफॉर्म फेसबुक और न्यूयॉर्क टाइम जैसे भी अनेक प्लेटफॉर्म हमारे सामने हैं जो आपको मूल्य प्रति मील यानी कि CPM के आधार पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति देते हैं। राजस्व का दूसरा प्रतिरूप है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल यानी कि सदस्यता राजस्व मॉडल। आपने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब प्रीमियम आदि के बारे में अवश्य सुना होगा। अभी जब पूरे विश्व में अलग अलग देशों द्वारा अपने यहाँ लॉकडाउन की स्थिति लगाई गई थी, तो इनकी सब्सक्रिप्शन में, सदस्यता में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। नेटफ्लिक्स की सदस्यता में बहुत बढ़ोतरी हुई और भी ऐसे प्लेटफॉर्म जो इसी तरह की सेवाएं देते हैं उनकी सदस्यता में बहुत वृद्धि हुई। आपने किसी न किसी के साथ जुड़कर इसकी सेवाओं का आनंद लिया होगा। ये ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल अपने उपयोगकर्ताओं या ग्राहकों से उनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक निश्चित समय अंतराल यानी कि दैनिक, मासिक या वार्षिक अंतराल के आधार पर शुल्क लेते हैं। इन कंपनियों की सेवाओं में आमतौर पर संगीत, वीडियो, टीवी चैनल, पत्रिकाएं व अन्य कई तरह की विशेष सेवाएं शामिल हो सकती हैं जो ग्राहकों को देखने, सुनने, नवीनतम संस्करण प्राप्त करने के लिए एक विशेष कीमत की पेशकश करती हैं। अब मैं बुनियादी सदस्यता व्यवसाय मॉडल के कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखता हूँ। प्रीमियम सदस्यता के रूप में कई सोशल मीडिया और बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे जिंग, लिंक्डइन, स्टे फ्रेंड्स आदि अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सदस्यता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो अगर आप प्रीमियम सदस्यता लेते हैं तो आप अपने से जुड़े हुए और नहीं जुड़े हुए लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स या उनके ईमेल्स देख सकते हैं। जबकि अगर आपके पास ये प्रीमियम सदस्यता नहीं है तो आप सिर्फ अपने से जुड़े हुए या आपके नेटवर्क में जो लोग हैं उन्हीं के बारे में आप जानकारी अर्जित करते हैं। इस तरह की सेवाएं दैनिक अपडेट, न्यूज़लेटर, शॉर्ट नोटिस आदि के लिए एक पहुंच प्रदान करती हैं एवं उनकी सूचनाएं त्वरित रूप से अपडेट करके उनका स्वतः वितरण किया जा सकता है और अपने खाते से उनको तुरंत रूप में जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता भी अनेक तरह की इंटरनेट सेवाओं के लिए मासिक और वार्षिक सदस्यता या एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन से संबंधित सदस्यता जो ग्राहक को इंटरनेट सेवा का असीमित आनंद लेने के लिए सक्षम बनाता है, उन सब के लिए एक सदस्यता राशि लेते हैं। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं प्रकाशक और सामग्री सेवाएं जैसे आप नेटफ्लिक्स, न्यूयॉर्क टाइम्स या स्पीगल ऑनलाइन आदि से काम करके अनेक तरह की सेवाएं आप देख सकते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से अमेजॉन प्राइम सर्विस का उदाहरण आपके सामने है, जिससे अगर आप इस सदस्यता को ले लेते हैं जिसका वार्षिक शुल्क अभी शायद 999 रुपये प्रति वर्ष है, उसके साथ साथ आपको विभिन्न प्रकार की फिल्म यानी कि अमेजॉन प्राइम मूवीज़ की सदस्यता या म्यूज़िक की सदस्यता भी मिलती है और इसके साथ साथ आपको विभिन्न शुल्कों में जो उत्पादों के
डिलीवरी से संबंधित होते हैं उनमें भी विशेष प्रकार की छूट दी जाती है। इसके साथ साथ हमारे सामने कई उदाहरण हैं जहां विशेष सेवाएं दी जाती हैं। जैसे ई कॉमर्स बिजनेस में ऐसी सेवाएं हैं जिनका नाम हम पेमेंट गेटवे के रूप में देते हैं। ये पेपाल और वेरीसाइन जैसी कंपनियां हैं जो सदस्यता शुल्क लेकर SSL प्रमाणन और सेवा की अवधि पर निर्भर करती हैं। ऐसे SSL प्रमाणन के लिए ये हमेशा एक सेवा शुल्क लेती हैं। इसके बाद अगला मॉडल है ट्रांजैक्शन फी मॉडल, यानी कि लेन देन शुल्क राजस्व मॉडल, जिसमें इस मॉडल का पालना करने वाला व्यवसाय विक्रेता से उनके माध्यम से किए गए प्रत्येक लेन देन के लिए शुल्क लेता है। वे भुगतान कंपनियां जो अन्य ई कॉमर्स व्यापार प्लेटफॉर्म को भुगतान गेटवे प्रदान करती हैं उनको इस श्रेणी में रखा जा सकता है और पेटीएम इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। आमतौर पर लाभ लेन देन को सक्षम या निष्पादित करने के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अनेक तरह के ऑपरेटर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से लेन देन पूरा किया जा सकता है। अब आवश्यक कदमों में विक्रेता और ऑपरेटर का पंजीकरण जरूरी है ताकि पहचान को बरकरार रखा जा सके और बाद में किसी भी व्यवसाय के लिए अगर आवश्यक हो तो इसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। मॉडल से संबंधित बाजार से निकटता लेने के लिए कई तरह के उदाहरण हमारे सक्षम हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए पेपाल का उदाहरण लेते हैं जो लेन देन की प्रक्रिया से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण है। ऑपरेटर को भुगतान की जाने वाली राशि का या तो एक निश्चित प्रतिशत या एक निश्चित राशि शुल्क के रूप में दी जाती है। अगला बड़ा प्रतिरूप है सेल्स रेवेन्यू मॉडल, यानी कि बिक्री राजस्व मॉडल। यह सबसे अधिक पालन किया जाने वाला ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जहां थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता अपने उत्पाद को इंटरनेट पर बेचते हैं ताकि बड़े लक्षित दर्शकों तक उनकी पहुंच बन सके। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह मॉडल ग्राहकों के लिए सुविधा के साथ साथ उनका समय भी बचाता है और उन्हें भौतिक स्टोर तक चलने वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वास्तविक स्टोर मूल्य की तुलना में कीमतें अक्सर काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक रखी जाती हैं और ऑनलाइन बिक्री मॉडल का अनुसरण करने वाले व्यवसाय अक्सर बाजार के साथ सामान्य प्रवेश बिंदु के रूप में उन्हें विभिन्न उत्पाद विक्रेताओं की ओर से प्रदर्शित करते हैं जिससे उन्हें बाजार विकसित करने की अनुमति मिलती है और अधिक कमाई होती है। यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म में कई तरह के विक्रेता उपलब्ध कराए जाते हैं और हमारा ग्राहक किसी भी विक्रेता को चुन सकता है अपना सामान खरीदने के लिए। जो प्लेटफॉर्म इस प्रतिरूप का उपयोग करते हैं वो बिक्री से कमाए गए धन का कुछ प्रतिशत अपने हिस्से के लिए रखता है। कुछ मामलों में बिक्री को सीधे उस व्यवसाय में जोड़ा जाता है जहां लाभ किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। व्यवसाय के आकार और बिक्री के यातायात के आधार पर व्यवसाय की कुछ कार्यात्मकताएं तीसरे पक्ष के विक्रेताओं को हस्तांतरित की जाती हैं और आमतौर पर रसद और आपूर्ति श्रृंखला के लिए इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उदाहरण के लिए उन सब एकल दुकान कंपनियों के संदर्भ में हम सोच सकते हैं जो अपने ब्रांड उत्पादों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरनेट पर बेचते हैं। यह बिक्री करने और बड़ी संख्या में ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक नया तरीके के रूप में उभरा है। या हम बात करें बाटा शूज़ की जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से अनेक उत्पाद बेचने में सक्षम करता है और यहाँ न केवल उत्पादों को आप भौतिक स्टोर से तुलना कर सकते हैं बल्कि
अब खरीदारी करके सीधे अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके बाद अगला मॉडल है एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल, यानी कि संबंध राजस्व मॉडल। इस मॉडल की अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में बहुत बड़ी महत्ता है। इस मॉडल में एक व्यवसाय जो इससे संबंधित है वो कमीशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्यापारी और विक्रेता अपने उत्पाद का विज्ञापन और बिक्री करने के लिए जाने माने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी करते हैं, जिससे उन्हें कमीशन के रूप में एक लाभ का प्रतिशत मिलता रहे। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि यह अमेज़न के लिए की गई एक विपणन प्रणाली का हिस्सा है, जहां पर अगर आप इस ईमेल से उनके यहाँ क्लिक करेंगे तो सीधे ही यह आपको अमेज़न की वेबसाइट पर लेके जाएगा और उसके लिए एक एफिलिएशन सिद्ध करेगा। एक संबंध विपणन आमंत्रित करने के लिए एक प्रसिद्ध तरीका है और साथ ही ड्राइविंग गुणवत्ता उनके व्यवसाय के रूप में उनके व्यवसाय तक खींच कर ले जाती है। इस प्रक्रिया में मूल रूप से एक लिंक के रूप में एक संबंध हाइपरलिंक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और यह एक होस्ट प्लेटफॉर्म पर संग्रहित किया जाता है, जिससे हमें एक नियमित रूप से ट्रैफिक मिलता रहता है। कोई भी उपयोगकर्ता जो संबंध लिंक पर क्लिक करता है उसे उनकी वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाता है, जहां से वह उत्पाद या सेवा सूचीबद्ध रूप से देख सकता है और खरीदारी कर सकता है। सहबद्ध या व्यापारी इस प्रकार होस्ट ऑपरेटर को एक सहमत कमीशन का भुगतान करता है, जो संचालित प्रत्येक ट्रैफिक के लिए लिंक ले जाता है। अमेज़न और एफिलनेट ऐसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं जहां आप अपने उत्पाद लिंक को संबद्ध करने और ट्रैफिक चलाने की सुविधा ले सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर संचालित प्रत्येक लीड के लिए आपको अमेज़न या एफिलनेट के माध्यम से एक कमीशन का निश्चित प्रतिशत भुगतान करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि यह अपने उत्पाद को बेचने वाले व्यापारी और अपने उत्पाद का विज्ञापन या विपणन करने वाले सहयोगी दोनों के लिए एक जीत की स्थिति है। इस तरह एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल पे पर क्लिक, बैनर एक्सचेंज या राजस्व साझाकरण कार्यक्रम जैसे विभिन्न रूपों का प्रयोग इस एफिलिएट मार्केटिंग में किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य दर्शकों को एक मंच से दूसरे मंच तक ले जाना है। अतः हम देख सकते हैं कि इस प्रकार का मॉडल भी अपने आप में बड़ा ही सक्षम रूप से हमारे सामने आया है। इसी तरह से अगर हम राजस्व की दृष्टि से देखें तो कई नए व्यापार मॉडल भी हमारे सामने आए हैं, जिनका उपयोग ऑनलाइन बाजार में लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि ये स्वाभाविक है कि ई कॉमर्स व्यवसाय और डिजिटल मार्केटिंग व्यवसाय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए साथ साथ चलना पड़ता है। यह ई व्यवसाय का कारोबार दिनों दिन और वर्षों वर्ष बढ़ने वाला है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में राजस्व मॉडलों का संशोधित होना एवं नए राजस्व मॉडलों का आगमन निश्चय रूप से जारी रहेगा। और अब जरूरत इस बात की है कि हमारा एक ई व्यवसायी इस बात को पहचाने, अच्छे तरीके से समझे कि किस प्रकार के राजस्व मॉडल उसके लिए उपयोगी हैं और किस प्रकार के राजस्व मॉडल उसके ग्राहकों के लिए उपयोगी हैं। उसी के अनुसार उसको अपनी रणनीतियां तय करनी है और ये समझना है कि कैसे अपनी रणनीतियों में इन राजस्व मॉडलों को लाया जा सके, इनके विभिन्न प्रतिरूपों को अपनी रणनीतियों में शामिल किया जा सके। धन्यवाद।